Assalamualaikum. Today we are going to study MCQs of classification of elements and its periodicity property. Periodicity properties जो है उसके MCQ हम लोगों ने थ्योरी का कॉन्सेप्ट जो है इससे पहले वाले लेक्चर में देख चुके थे। आज हम लोग उसके MCQ सॉल्व करने वाले हैं। मैं MCQs जो है MTG की बुक में से बताते जा रही हूँ, साथ में क्वेश्चन नंबर भी बताते जाऊँगी, आप जो है उस पर ध्यान दें। इन लूथर मेयर कर्व फर्स्ट जो है, इन लूथर मेयर कर्व आपको इससे पहले बताया गया था। लूथर मेयर कर्व जो है ग्राफ बनाई गई थी जो कि क्या वर्सेस क्या थी, एटॉमिक मासेस वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मासेस। जो है इधर पर था एटॉमिक मास और इधर था एटॉमिक वॉल्यूम, हो गया। इसके जरिए बनाई गई थी और क्या बोला गया था कि जो इस कर्व, अगर जैसे भी कर्व बनता है, इस कर्व में जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ते जाता है वो एक ही कर्व पर एक सिमिलर प्रॉपर्टी रखने वाले एलिमेंट्स एटॉमिक मास बढ़ते जाएगा तो एक ही कर्व पर वो लोग आएंगे। लूथर मेयर में यहाँ पर क्वेश्चन है, इन लूथर मेयर कर्व द हैलोजेन्स ऑक्यूपाई पोजीशन ऑन द, अगर मैं अक्रॉस द पीरियड जाती हूँ लेफ्ट टू राइट तो मेरा हैलोजन नोबेल गैस से पहले आता है, यानी कि मेरे लेफ्ट से राइट तक अगर मैं उसको लूथर मेयर कर्व पर प्लॉट करूं तो वो ऊपर की तरफ जाएगा कि नीचे की तरफ आएगा। मोस्ट ऑप्शन देखें, डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व, कर्व के डिसेंडिंग पार्ट में आएगा। डिसेंडिंग मतलब समझ में आता है आपको? डिसेंडिंग मतलब उतरती तरती, उतरना, ज्यादा से कम की तरफ आना। असेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व, कम से ज्यादा की तरफ जाना। और पीक पोर्शन ऑफ द कर्व, सबसे टॉप पे रहना, या फिर नो फिक्स पोजीशन ऑन द कर्व। जाहिर सी बात है नो फिक्स पोजीशन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि लूथर मेयर के मुताबिक क्या है, एटॉमिक मास बढ़ता है तो कर्व में वो और ऊपर चले जाता है। पीक पोर्शन ऑफ द कर्व, पीक पोर्शन में नहीं ले सकते क्योंकि अगर मैं अक्रॉस द पीरियड जाऊं तो पीक पोर्शन पर मेरा आना चाहिए नोबेल गैस, है ना, तो ये भी नहीं होगा। डिसेंडिंग पोर्शन भी नहीं ले सकती मैं, क्योंकि अगर मैं अक्रॉस द पीरियड ले रही हूँ तो डिसेंडिंग पोर्शन आ ही नहीं सकता। तो योर आंसर विल बी असेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व, बढ़ेगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा, लेकिन बिफोर द नोबेल गैस। ये नहीं बोला पीक पोर्शन, क्यों? पीक पोर्शन कैसे आ सकता है? नोबेल गैस से पहले आएगा ना, बिफोर द नोबेल गैस। ये भी आंसर हो सकता था, समझ में आ रहा है आपको? अगर ऑप्शन हटा दे तो ये भी आंसर हो सकता था बिफोर द नोबेल गैसेस, या यहाँ पर है असेंडिंग पोर्शन। असेंडिंग पोर्शन मतलब चढ़ती तरती। नेक्स्ट, अ कोवेलेंट कंपाउंड, क्वेश्चन नंबर 14। इस बीच के जितने भी हैं आप लोग इंशाल्लाह सॉल्व कर सकते हैं। अ कोवेलेंट कंपाउंड कंटेनिंग द एलिमेंट, एक कोवेलेंट कंपाउंड बोला गया है जो कि किससे बना है? ए और डी से। आपको पहचानने का है ए एक्स डी वाई, आपको पहचानना है ये ए और डी क्या है और x और y क्या रहेंगे, कितना a है कितना d है, हो गया। अब बोला है, डिस्क्राइब किया है, ऑप्शन आपको क्या क्या दिया है कि C और O भी हो सकता है, क्या प्रपोर्शन रहेगा? एक तो B, ऑप्शन क्या दिया है? H, A और D, H और O भी हो सकता है, क्या प्रपोर्शन रहेगा? 2 और 1 का। C, कार्बन और सल्फाइड भी हो सकता है, क्या प्रपोर्शन रहेगा? 1 to D, कार्बन सल्फाइड और ऑक्सीजन भी हो सकता है, प्रपोर्शन क्या रहेगा? 2 और 1, सही है। कार्बन और सल्फाइड 1 और 2, सल्फाइड और ऑक्सीजन इज ऑल्सो 1 and 2, हो गया। अब ध्यान से सुने, जो मैं ए और डी जो कंपाउंड बताने जा रही हूँ, इन चारों में से क्या रहेगा। मतलब ये पूरा एक कंपाउंड है जिसमें आपको पहचानने का ए और डी, ये चारों में से कौन कौन रहेंगे, अब उसके बारे में सुने। बोला है ए एंड डी आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट आपका एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, समझ में आ रहा है? यानी एस ब्लॉक, ये चारों में से कौन एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का एलिमेंट है? अगर मैं बोलूँ तो आपके सभी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के, तो चारों ऑप्शन हो सकता है। अब आगे देखते हैं ना, जैसे जैसे उसके बारे में बोला जा रहा है ना, तो ये ऑप्शंस घटते जाएंगे, कम होते जाएंगे। डी एटम्स हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंडिंग इन P4। डी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस पे खत्म हो रही है? P4 पे खत्म हो रही है। अब आप पहचाने P4 पर कौन खत्म होता है? P4 पर 1s2 2s2 2p4 ऑक्सीजन खत्म होता है। मतलब मैं डी को ऑक्सीजन कंसिडर करके चल सकती हूँ,
समझ में आ रहा है आप लोगों को? बोला है जो दोनों में से डी है वो डी की ऑक्सीडेशन स्टेट T4 पर खत्म हो रही है। समझ में आ रहा है? ओके, तो मैंने ऑक्सीजन कंसिडर करके चला, तो मेरा ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आता नहीं है। ये तीनों में से मैंने बोला था जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ऑप्शन कम होते जाएंगे। द आइसोटोप्स ऑफ डी विद अ मास नंबर ऑफ 16। अब 100% बोल दिया है कि डी जो है उसका मास नंबर 16 है और ऑक्सीजन का होता है ना मास नंबर 16। मतलब ये तीनों में से एक तो कंफर्म है। और आगे देखते हैं। The period number for element A is 1 less than that for D। अब इसका जो पीरियड है D के पीरियड से कम है। आपको पता होगा ऑक्सीजन जो है कौन से पीरियड में आता है? सेकेंड पीरियड में आता है, फर्स्ट पीरियड में। सेकेंड पीरियड में ना ऑक्सीजन। अब क्या बोल रहा है? A जो है A उससे कम पीरियड में आता है। अब ऑक्सीजन नहीं, वही पीरियड, ऑक्सीजन जो पीरियड में आता है अगर मैं ये लेकर चलूं तो वही पीरियड में कार्बन आता है, तो ये नहीं रहेगा। बोला है ए जो है उससे कम पीरियड में रहना चाहिए, ये तो है ही नहीं। ये वाला मैं लेके चलती, ऑक्सीजन उससे बाद में आता है सल्फर, है ना, ये भी नहीं रहेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? H और O यानी H2 H2 ऑक्सीजन ए, मतलब ए और डी जो कंपाउंड है वो क्या है? हमारा वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपको बनाने आना चाहिए ये। द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 33 बिलोंग्स टू। आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं एक ही प्रैक्टिस कराऊंगी, बाकी आपको करना है। आपको ना सिर्फ एटॉमिक नंबर दे दिया जाता है और पूछा जाता है, जैसे आपको एलिमेंट्स अगर आपको बहुत याद नहीं है तो मैं बता दूं, आपको एलिमेंट देखने के लिए पीरियोडिक टेबल चाहिए रहता है कि आपके कौन से ग्रुप में है, कौन से पीरियड में है, कौन से ब्लॉक में है। बगैर पीरियोडिक टेबल देखे भी आप बता सकते हैं कि ये कौन से ग्रुप में आएगा, कौन से पीरियड में, और एग्जैक्टली इसके प्लेस का ये कैसे निकाला जाता है। जैसे आपको दिया गया है कि एटॉमिक नंबर जो है 33 है, एटॉमिक नंबर 33 बोला गया है, क्वेश्चन क्या बोला? द एलिमेंट्स इन एटॉमिक नंबर 33 बिलोंग्स टू, ग्रुप पूछा है, ग्रुप 13 में आता है क्या, ग्रुप 15 में आता है, ग्रुप 14, ग्रुप 16, कैसे मालूम करेंगे? देखिए, अब ग्रुप अगर P1 पे खत्म होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या फिर मैं बता दूं मैं X लेकर चल रही हूँ, एटॉमिक नंबर 33, 1s2 2s2 2p6, मैं ये एक्सपांडेड फॉर्म बता रही हूँ, आप नोबेल गैस यूज करके भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो ऐसा करें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितने खत्म हुए? 2 2 10 12 18, 4s2 कितना खत्म हुआ? 20 खत्म हो गया, 3d 10 कितना हो गया? 30 हो गया, 3p हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 4p, यहाँ तक 30 खत्म हो गया। हमारा कितना है? 33, 3 आया, यानी मेरी लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस पे खत्म हुई? p। लास्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब खत्म होती है उसको मार्क करें, वहां पर जो p s d और f आपका क्या रहेगा? ब्लॉक। तो आपका जो ये एलिमेंट है वो कौन से ब्लॉक का है? p ब्लॉक का है। आगे जो नंबर रहता है 4, वो बताता है आपका क्या? पीरियड। इसका पीरियड कौन सा है? फोर्थ पीरियड। अब ग्रुप से भी जान सकते हैं, उसने ग्रुप पूछा है ना, अगर p ब्लॉक आया है ना तो ये जो नंबर होता है ना ये ग्रुप बताता है 3, लेकिन p ब्लॉक जो है डायरेक्ट 3 नहीं लिखेंगे, p ब्लॉक से पहले d ब्लॉक आता है, d ब्लॉक में कितने ग्रुप आते हैं? 10। d ब्लॉक से पहले कौन आता है? s ब्लॉक, s ब्लॉक में कितने ग्रुप आते हैं? 2 2 10 3, कितना हो गया? 15 ग्रुप, यानी ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? 15। क्वेश्चन में पूछा था ग्रुप 13 14 15 16, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसियस आयन, इनमें से कौन से गैसियस आयन कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? इनमें से कौन कौन है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा रखते हैं? फॉर एग्जांपल Fe2 लिखा है, देखें Fe2 प्लस, उसके बाद CO3 प्लस, CO2 प्लस, Fe3 प्लस। ध्यान से देखें मैं कैसे बता रही हूँ। Fe2 प्लस, अब मैं Fe की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करूँ ना, Fe26 होता है, तो आपको पता होना चाहिए 4s2 3d 6 ना, 6 हो गया। क्या बोला? Fe2 प्लस कटायन है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, मतलब ये खत्म हो गया,
ये चला गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन डी के कितने बचे? 6। डी ऑर्बिटल 5 होते हैं ना, इसके पास 6 हो गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 4। कोबाल्ट समझ में आ रहा है? स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, समझ में आ रहा है? कोबाल्ट 27 होता है, 27। 4s2 3d व्हाट क्या रहेगा बोल सकते? 4s2 3d 27 है, 3d 7 कितना बोल रहा है कि क्या रहना चाहिए? 7। CO3 प्लस मतलब कोबाल्ट ने 3 दे दिया, इसका ये खत्म हो गया, इसका 1 चला गया, बचा क्या? अगेन इसके पास अनपेयर्ड कितना है? 4। CO2 प्लस 27 है, ऐसे ही बनेगा 4s2 3d 7 2 चला गया, कितना बचा इसके पास? 7। 7 में कैसे लिखूं? 2 4 5 6 7 मतलब अनपेयर्ड कितने हैं? 3। पूछा है ये चारों आयन में से किसके पास अनपेयर्ड ज्यादा रहेंगे? Fe3 प्लस 26 4s2 3d6 Fe3 प्लस यानी 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, 2 इधर से गया, D का 1 गया 5, D ऑर्बिटल में कितना है? 5। 5 ऑर्बिटल में 5 यानी 5। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? यानी सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास है? Fe3 प्लस। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको करने आना चाहिए। ये जो आप लिखते हैं ना, पहले ये ग्राउंड स्टेट में लिखते हैं, फिर उसकी आयनिक स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 55 बिलोंग्स टू विच ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल? आपको पता होना चाहिए 55। अपना नोबेल गैस याद रख लें, नोबेल गैस के आगे पीछे ही एलिमेंट दिया जाता है। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन 2 10 18, क्रिप्टॉन 36, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन 54, यहाँ पर पूछा है 55। क्रिप्टॉन खत्म होता है 54 पर, क्रिप्टॉन के बाद फिर फर्स्ट ग्रुप आ जाता है। फर्स्ट ग्रुप यानी कौन सा ब्लॉक? एस ब्लॉक। समझ में आ रहा है? ऐसा डायरेक्ट करने आना चाहिए। Which of the following statement is true? बोल रहा है इसमें से कौन ट्रू है? सही है। Elements in and beyond third period have only 3s and 3p orbital available for bonding. अगर एलिमेंट थर्ड पीरियड के बाद जाते हैं, फोर्थ पीरियड, आपको पता है फोर्थ पीरियड से डी ऑर्बिटल आ जाता है। यहाँ पर पूछ रहा है उनके पास सिर्फ 3s और 3p के ऑर्बिटल रहते हैं बॉन्डिंग करने के लिए। नहीं, मैंने बोला थर्ड पीरियड के बाद फोर्थ पीरियड में तो डी ऑर्बिटल आ जाता है, ये गलत है। मतलब इन अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड देयर आर लेस देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम। आपको पता होना चाहिए डी ब्लॉक आ गया तो सेंट्रल मेटल एटम के पास और ज्यादा हो जाते हैं। पूछ रहा है इन TF5 एंड SF6 द सेंट्रल एटम हैव एन एक्सपांडेड ऑक्टेव। आपको पता होना चाहिए ऑक्टेट रूल, उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। एक्सपांडेड ऑक्टेट और यू कैन से उसमें ऑड इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट और ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इसमें ये एक्सपांडेड ऑक्टेट के एग्जांपल है, तो ये इसकी मेन एग्जांपल है। और पूछा है नन ऑफ दिस तो नहीं आएगा, थर्ड वाला आएगा। PF5 और SF6 सही है, किसके एग्जांपल है? एक्सपांडेड ऑक्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, द हायर ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट है जिसका ऑक्साइड जो है, हायर ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट हैज द फॉर्मूला EO3, इट्स हाइड्राइड कंटेन 2.47% हाइड्रोजन। द एलिमेंट इज, पूछा है कि अब सबका हाइड्राइड बना के देखते हैं ना। पूछा है इनमें से किसका हाइड्राइड जो है, किसका हाइड्राइड बनेगा तो उसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना रहेगा? 2. क्या बोला है? 2.47। अब सॉरी, या फिर यू कैन राइट H2TE, H2SC, H2S, H2SI। ये पूछ रहा है, आपको मालूम करना है इस किस में जो है परसेंटेज जो है सबसे 2.47 जो है 2.47% किसका रहेगा? हाइड्रोजन का। इसमें भी हाइड्रोजन, आपको परसेंटेज निकालना होता है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है ना, या सिलिकॉन
अगर उसका हाइड्रोजन कितना है उसमें दो यानी 2 एटॉमिक मास, 2 डिवाइडेड बाय पूरे कंपाउंड का कितना है, सिलिकॉन कितना है 14 डबल 28, ये 2 30 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज निकाल रहे हो, 3 6 या 3 6 18 पॉइंट कितना बचा 2066, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन का परसेंटेज 6.66 नहीं आएगा। सल्फर का कितना होता है, सल्फर का 32, सही है 32, 2 डिवाइडेड बाय सल्फर 32 34 100 200 बटे 34, 17 17 दूनी 34 17 3 51, कितना आएगा फिर भी अगर ऑलमोस्ट मैं डिवाइड करूँ तो 34 35 अगर मैं ले लूँ 35 दूनी 70 35 70 चौक 70 दूनी 140 4 हो गया, अप्रोक्सीमेट 5 पॉइंट आएगा, मतलब ये भी नहीं आता है, सिलेनियम आएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए द एलिमेंट्स, सॉरी ये मैंने मेथड सिखाया है आपको, आंसर ये है, समझ में आ रहा है, आंसर ये है, जिस मेथड से मैंने ये दोनों का निकाल के बताया और ये भी बताया कि ये नहीं है, आप इसका निकाल कर देखेंगे कि आता है कि नहीं, और उसके लिए आपको सेलेनियम का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है, एलिमेंट्स ऑफ, ध्यान से सुने, एलिमेंट्स ऑफ फिफ्थ बी यानी डी ब्लॉक, एलिमेंट्स ऑफ फिफ्थ बी ग्रुप आर ट्रांजिशन एलिमेंट, जाहिर सी बात है डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ फिफ्थ ए यानी पी ब्लॉक आर ऑल मेटलॉइड्स, आपको पता है पी ब्लॉक सारे मेटलॉइड्स होते हैं क्या, नहीं, उसमें नॉन मेटल भी होता है, यानी ये गलत है। अब आगे देखते हैं और भी कोई रॉन्ग है क्या, एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप आर अल्कली मेटल, सही है ना, फर्स्ट ए अल्कली होता है, और एलिमेंट्स ऑफ फोर्थ ए मतलब कि हमारा पी ब्लॉक आ गया, आर नाइदर फोर्थ ए आर नाइदर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सही है ये भी, तो ये रॉन्ग आंसर इज बी, क्या बोला है, फिफ्थ ए ग्रुप जो है मेटलॉइड होते हैं, रॉन्ग, फिफ्थ ए ग्रुप जो होते हैं नॉन मेटल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड, ये भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन इस पर आता है, अब ये कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड, ऑप्शन है Mn2O7, खाली मेथड देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, दूसरे चैप्टर में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, फोर्थ ऑप्शन है Mn2O3, ध्यान से सुने, पूछा इसमें से सबसे बेसिक ऑक्साइड कौन है। अब एक चीज ध्यान दें, चार के चारों में ऑक्सीजन है, सबका सारे ऑक्सीजन का -2 है, ऑक्सीजन को लेकर आप बेसिक नहीं मालूम कर सकते, ऑक्सीजन के अपोजिट में जो है ना, जो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसके हिसाब से बेसिसिटी पता चलती है। ऑक्सीजन यहाँ पर -14 है, इसका अपोजिट ये +14, एक मैंगनीज का +7 हो गया, +7, ऑक्सीजन यहाँ पर -4, यहाँ पर यानी +4, यानी इस ऑक्साइड को बनाने के लिए Mn ने +7 7 इलेक्ट्रॉन देना पड़ा, तब जाके ये ऑक्साइड बना, यहाँ पर 4 देना पड़ा, यहाँ पर -2, ये कितना दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दिया, फौरन MnO बना लिया, Mn2O3 में इसका -6, इसका +6, यानी एक Mn का +3, 3 इलेक्ट्रॉन देना पड़ा। इसमें से कौन से कंपाउंड में मैंगनीज को कम से कम इलेक्ट्रॉन देना पड़ा ऑक्साइड बनाने के लिए, MnO, तो ऑक्साइड, हाइड्राइड, ये सब कंपाउंड बनाने के लिए अगर ऑप्शन आपके पास 4 है, 4 के चारों में कोई एक ग्रुप है जिसके हिसाब से आपको मालूम करना है, तो आप देखें कि कौन है जो कम से कम इलेक्ट्रॉन लॉस करके कंपाउंड बनाता है, उसकी बेसिसिटी, इलेक्ट्रॉन लॉस करके कंपाउंड बनाता है उसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कंपाउंड बनाता है उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी, उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा, समझ में आ रहा है। उसमें क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द पीरियड फोर्थ एलिमेंट गिवन बिलो, इन चारों में से कौन सा, क्वेश्चन नंबर 51,
Which of the period fourth element given below exhibit its identical valency in its hydride and higher oxide? इनमें से कौन है चारों में से? ब्रोमीन Br, आर्सेनिक, जर्मेनियम एंड सेलेनियम, इनमें से कौन है जो उसकी वैलेंसी हाइड्राइड और हायर ऑक्साइड दोनों में सेम रहती है? जर्मेनियम एक अकेला चारों में से एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, चाहे वो ऑक्साइड बना है चाहे हाइड्राइड बना है, सेम होती है, या यू कैन से वैलेंसी सेम होती है। यहाँ पर भी इसकी वैलेंसी 4 रहेगी, यहाँ पर समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से फॉर्मूला लिखते चले। पूछ रहा है कि इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और क्या बोला है? कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर परसेंटेज कैसे निकालेंगे? कोवेलेंट कैरेक्टर्स परसेंटेज फॉर्मूला देखिए, 16 XA माइनस XB बॉन्ड लेंथ प्लस 3.5 XA माइनस XB, 16 2 माइनस 3 है XA बॉन्ड लेंथ, क्या आएगा? 2 माइनस 3 प्लस नेक्स्ट क्या बोला है? 3.5 2 माइनस 3, 16 माइनस 1 प्लस 3.5 माइनस 1, 16 2 और 1 ही है ना? ओके, माइनस 16 माइनस 3.5, what will be your answer? 19.5 माइनस 19.5, आंसर है क्या? माइनस 19.5। ओके, कोवेलेंट कैरेक्टर परसेंटेज ऑफ द बॉन्ड, ये आपका जो आया है, you have to minus it from 100%. 100 minus 19.5, what will be your answer? 8.5%. नेक्स्ट, द सक्सेसफुल आयनाइजेशन एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया था, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वैसे इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 57, द सक्सेसफुल आयनाइजेशन एनर्जीज, इलेक्ट्रॉन, जितनी भी फॉस्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए उसको एनर्जी लगती है, उसमें 4 से 5 एनर्जीज दी गई है। द सक्सेसफुल आयनाइजेशन एनर्जीज इन किलोजूल पर मोल ऑफ एन एलिमेंट फॉस्फोरस का आर 740 है। जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो 1500 हो जाती है, जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो 7000 हो जाती है, जब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो 10500 हो जाती है, और 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो 13600। पूछ रहा है which one is the most likely to be formed when P reacts with chloride? सी, कभी भी आपको आयनाइजेशन एनर्जी की एग्जाम्पल आती है, बहुत सारी वैल्यूज दी रहती है, तो आप देखें कौन सी वैल्यूज जो है सडन बहुत फास्ट बढ़ रही है। आप इसमें देखिए, जब उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया था तो उसके पास एनर्जी डिफरेंस क्या था? 740 से 1500। 740 से 1500 में अगर बोलूँ तो अप्रोक्सीमेट डबल है, डबल। अब उसने एक और इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो 1500 से डायरेक्ट वो जंप करके कहाँ चला गया? 7000। क्या ये डबल है क्या? नहीं। तो मतलब उसने कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया? तो डायरेक्ट जंप किया 7000 पर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी? +2 रहेगी। समझ में आ रहा है आपको? आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड अगर कभी आए कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट पर कंपाउंड स्टेबल रहेगा और जल्द से जल्द बनेगा, जिस पर उसको एनर्जी ज़्यादा वो लॉस कर रहा है या दे रहा है।
तो आप कैसे मालूम करेंगे? आप देखें एनर्जी डिफरेंस की जो वैल्यू है वो कैसी है। अगर डबल के फॉर्म में बढ़ रही है या इक्वल अमाउंट में बढ़ रही, वो नहीं। जहाँ पर सडन जो है बहुत कई टाइम्स, कई गुना बढ़ जाए एनर्जी, तो आप वो फाइंड आउट करेंगे उस वक्त उसने कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया था। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जो है 740 से 1501 इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर उसको एनर्जी निकली थी। तो अब 1500 से 7000, मतलब अगर मैं बात करूं 1500 डबल 3000, मैं अप्रॉक्स अगर मैं बोलूं तो 4 टाइम्स या 4.5 टाइम्स अचानक इतना बढ़ गया, तो ये आंसर रहेगा। यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन नंबर 58, Which of the following is the incorrect order of first ionization enthalpy? इसमें पूछा है कि जो दो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से ऑर्डर किसका गलत है। बोला एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन से कम रहेगी, जाहिर सी बात है, बोरॉन के नीचे आता है एल्यूमिनियम, और आयनाइजेशन एंथैल्पी एज वी गो डाउन द ग्रुप कम होती है, तो एल्यूमिनियम की कम रहेगी बोरॉन। सेकंड पूछा है सल्फर की ज्यादा रहेगी ऑक्सीजन से, सल्फर के नीचे आता है, ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, तो सल्फर की कम रहनी चाहिए ना। यहाँ पर बोला है सल्फर की ज्यादा है, तो इसमें से इनकरेक्ट आंसर ये रहेगा। समझ में आ रहा है? सी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज स्मॉलेस्ट इन साइज? इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन है, कैसे समझ में आएगा? सी दिया है Cl माइनस आयन, Cl माइनस आयन मतलब लास्ट शेल थर्ड है, Na प्लस आयन मतलब लास्ट शेल सेकेंड है, Mg2 प्लस आयन यानी लास्ट शेल सेकेंड है, S2 माइनस आयन यानी लास्ट शेल थर्ड है। अब पूछ रहा है इसमें से सबसे छोटी साइज किसकी रहेगी? पहली बात तो क्लोराइड और सल्फाइड लेंगे ही नहीं, तीनों दोनों की लास्ट शेल थर्ड है। अब हम लोग देखते हैं सोडियम और मैग्नीशियम, दोनों में छोटा कौन रहेगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन सोडियम का भी जो है वो सेकेंड शेल में है, मैग्नीशियम का भी सेकेंड शेल में। अब डिफरेंस कैसे मालूम होगा? सोडियम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन 11 है, मैग्नीशियम में 12 है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा चार्ज है मैग्नीशियम का, और वो लास्ट शेल को अट्रैक्ट करेगा, उसकी साइज छोटी हो जाएगी एज कम्पेयर टू सोडियम। और आपने पढ़ा था आयोनिक साइज डिक्रीजेस एज वी गो अक्रॉस द पीरियड। सोडियम के बाद आता है ना मैग्नीशियम, तो हम लोग पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या साइज क्या होती है? छोटी होती है। तो योर आंसर विल बी Mg2+। Pauli's electronegativity values for elements are useful in predicting. Pauli's electronegativity values for elements are useful in predicting. आपको पता है आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी और द एबिलिटी टू अक्वायर और टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, खींच लेना बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ। अब ये किस चीज को बताता है? सबसे फर्स्ट पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स इन मॉलिक्यूल, ये आंसर है। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज, कोऑर्डिनेशन नंबर, डायपोल मोमेंट ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल। नहीं, स्टूडेंट ध्यान दे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो रहती है इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ पोलैरिटी। समझ में आया? आपको मैंने बताया था उस वक्त एक्सप्लेनेशन के टाइम पर कि जो जिसकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है वो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप बन जाता है। और अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ए और बी बॉन्ड से जुड़े हुए, ए बी पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक बताता है, बी भी पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस बहुत कम है या नहीं है, तो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो इसको बोलते हैं लो पोलैरिटी या नो पोलैरिटी। समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी वजह से होती है? क्यों कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है? जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोलैरिटी। हाई पोलैरिटी होने की वजह से या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस होने की वजह से पोलैरिटी डेवलप होती है वहाँ पर। नेक्स्ट 79, क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज? इसमें से कौन है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है? आपको ऑप्शन है CH3+। देखिए कैसे निकालेंगे, कार्बन एटॉमिक कैसे निकाला जाएगा? कार्बन एटॉमिक नंबर 6 प्लस हाइड्रोजन 3 हो गया। अब बोला है चार्ज 1 यानी एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे -1, 9 - 1 = 8 इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात है, कार्बन के पास 6 है, हाइड्रोजन के पास 3 है,
ये पूरे कंपाउंड जो है टोटल इनके पास 9 है, ये एक दे दिए तो इनके पास बचा 8। अब है हमारे पास NH2 माइनस NH2, नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 2, NH2 2 9 इलेक्ट्रॉन, इनके ऊपर चार्ज है -1 यानी एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो टोटल 10। NH4 प्लस NH4, नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज 7 इलेक्ट्रॉन 7, H4 4 इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितना हुआ 11 प्लस चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं लॉस कर रहे हैं, 11 में से एक गया 10 यानी ऑप्शन सेकंड और थर्ड जो है इन दोनों के पास 10 रहेगा। फोर्थ बोल रहे हैं NH3, नाइट्रोजन के पास 7, H के पास 3 यानी फिर से 10 यानी ऑप्शन क्या हो सकता है सेकंड, थर्ड और फोर्थ यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8, द स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस और लास्ट शेल के बीच में जो फर्स्ट शेल होता है ना वो शो करता है, जिसकी वजह से क्या होता है न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लास्ट शेल से क्या हो जाता है कम हो जाता है। द स्क्रीनिंग इफेक्ट्स ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन ऑफ द न्यूक्लियस कॉजेस। स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है डिक्रीज इन द आयनाइजेशन एंथैल्पी, इंक्रीज इन द आयनाइजेशन एंथैल्पी, नो इफेक्ट ऑन द आयनाइजेशन एंथैल्पी, इंक्रीजेस द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फॉर द एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता होना चाहिए अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट हो रहा है तो क्या न्यूक्लियस और लास्ट शेल का अट्रैक्शन बढ़ेगा, नहीं कम होगा, क्या नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा तो आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन निकालना आसान रहेगा तो एनर्जी क्या लगेगी कम लगेगी ना, तो सेकेंड आंसर गलत है। इंक्रीज इन द आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं, नो इफेक्ट ऑन द आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो लास्ट शेल का अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान रहेगा, मतलब चेंजेस रहेंगे। थर्ड ऑप्शन भी नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन है डिक्रीज इन द आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन निकालने की जो एबिलिटी है वो एनर्जी कम लगती जाएगी, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 दैट इज डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। The basic strength of the question number 84, the basic strength of the hydroxide of the following alkaline earth metal। बहुत सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड्स बनेंगे, अगर इनमें से कौन सी सीरीज है जो वो सही रहेगी। अब आपको पता होना चाहिए अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है जितने भी होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, सारे में जैसे जैसे आप ऑक्साइड बनाते जाते हो नीचे के एज यू गो डाउन द ग्रुप, सबसे बेसिक स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग किसकी रहेगी जो नीचे के रहेंगे। समझ में आ रहा है, यानी अगर आपसे पूछा जाए इनमें से बेसिक स्ट्रेंथ की सीरीज बनाओ हाईएस्ट बेसिक स्ट्रेंथ, तो आप कैसे जाएंगे नीचे के एलिमेंट्स जो है वो पहले लेंगे और फिर लोअर बेरिलियम की तरफ जाएंगे, जो कि ऑप्शन है आपका बेरियम, स्ट्रोंशियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम है ना। बेरियम सबसे नीचे है, बेरियम, रेडियम, रेडियम लिया ही नहीं है इसने, बेरियम सबसे ज़्यादा रहेगी, फिर उसके ऊपर आएंगे स्ट्रोंशियम, फिर उसके ऊपर आएंगे मैग्नीशियम, उसके ऊपर बेरिलियम। समझ में आ रहा है, अगर क्वेश्चन पूछता कम से ज़्यादा की तरफ तो हम लोग बेरिलियम से जो है बेरियम की तरफ जाते हैं, यहाँ पर ज़्यादा से पूछा है तो बेरियम से जाएंगे बेरिलियम पर। समझ में आ रहा है, बेरियम BA, बेरिलियम BE। ओके, सी क्वेश्चन नंबर 93, which of the following metal requires radiation of highest frequency to cause emission of electron? Sodium Na, magnesium Mg, K, पोटाशियम Ca, कैल्शियम। इसमें से पूछा है किसको सॉरी इसको रेडिएशन हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेडिएशन लगती है क्या करने के लिए, रेडिएशन की बहुत हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है, क्यों इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, क्यों ऐसा। इनमें से कौन है, सोडियम आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, पोटाशियम भी उसी के ग्रुप का है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। अब आंसर ये दोनों के बीच में हो सकता है, कैल्शियम को भी 2 इलेक्ट्रॉन निकालना रहता है, मैग्नीशियम को भी 2 इलेक्ट्रॉन निकालना रहता है, लेकिन ये दोनों में से कौन है जो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेडिएशन फ्रीक्वेंसी जो है लेता है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, दैट विल बी योर मैग्नीशियम। क्यों, एज यू गो डाउन द ग्रुप मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम आता है जिसका इलेक्ट्रॉन रिमूवल प्रॉपर्टी आसान होता है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। सी, द ऑक्साइड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल बी एसिडिक इन कैरेक्टर। इसमें से पूछा है इन सारे ऑप्शन में से किसका ऑक्साइड जो रहेगा एसिडिक प्रॉपर्टी का रहेगा। आपको पता होना चाहिए, आप अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप से 18 ग्रुप की तरफ जा रहे हैं,
आप सबके हर ग्रुप के एक एक एलिमेंट को एक ही पीरियड के एक एक एलिमेंट को लेकर ऑक्साइड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जब लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड का आपका जो बनेगा वो बेसिक नेचर रहेगा, समझ में आ रहा है। फिर न्यूट्रल, जैसे जैसे आप राइट साइड की तरफ जाएंगे ऑक्साइड का नेचर एसिडिक हो जाएगा, समझा। इनमें आपके पास 4 ऑप्शन है, बताया इसमें से कौन जो है एसिडिक बनाएगा। मैग्नीशियम एस ब्लॉक के पास रहता है लेफ्ट साइड में। रुबीडियम हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम सीजियम फ्रांसियम। मैग्नीशियम के कॉलम में आता है रुबीडियम लिथियम और क्लोरीन। आपको पता हो जितने भी ये सारे एलिमेंट्स तीनों थे वो सारे लेफ्ट साइड के थे, दे फॉर्म ऑक्साइड विद बेसिक नेचर, एक्सेप्ट फ्लोरीन जो है वो एक्सट्रीमली राइट साइड में हेलोजन जो है ऑक्साइड बनाते हैं, दैट इज विद एसिडिक नेचर। नेक्स्ट, ग्रेजुअल एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक शेल बढ़ाते जाते हैं इन द नोबल गैस आपने लिया हीलियम 2 शेल, फिर नियॉन 2 शेल बोल रही हूँ, सॉरी एटॉमिक नंबर 2 शेल सेकेंड, आपने नियॉन लिया शेल 3rd हो गया, शेल 4th, आगे से बढ़ते चले जाएगा। तो बोल रहा है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक शेल बढ़ते जाते हैं उसमें क्या चेंजेस आते हैं या क्या कम होता है, कॉजेज आर डिक्रीज इन देयर, किसमें कमी आती है। आयोनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस हो नहीं सकता, आपको पता है एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयनिक शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल, तो एटॉमिक रेडियस नहीं हो सकता। बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं, साइज बड़ी होती जाएगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते जाएगा। डेंसिटी भी, साइज बड़ी होती जाएगी, एटम हेवियर होते जाएगा, उसकी डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। आयोनाइजेशन एनर्जी यू नो इट वेरी वेल एज नंबर ऑफ बैलेंस शेल बढ़ते जाता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान हो जाता है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अंडरस्टूड? ओके, सी नेक्स्ट क्वेश्चन। एटम्स विच हाई वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज है। अगर कोई एटम्स है जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसी भी एटम की एक नहीं होती, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसने पहले 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी उसकी 1 लगी, फर्स्ट रहेगी। फिर उसको 1 इलेक्ट्रॉन और लॉस करना है, तो दैट आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी सेकेंड। यहाँ पर पूछा है कि एटम्स विथ हाई वैल्यू, एक एटम जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी पहली हाई रहती है, क्यों है, या फिर अगर वो ऐसी है तो है लार्ज एटॉमिक रेडियस। क्यों ऐसी है, क्यों उसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है इसीलिए? नहीं, ज़रूरी नहीं है। एटॉमिक रेडियस लार्ज एटॉमिक रेडियस रहेगी तो उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा रहेगी? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसके इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी जो है वो ज़्यादा है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी, देने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा लग रही, बिल्कुल गलत। स्ट्रॉन्गली बाउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सही है। आपको पूछ रहा है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए या स्टार्ट के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा लगती है, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो ये रहेगा ना स्ट्रॉन्गली बाउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको तुम निकाल रहे हो, जो वैलेंसी बनाने में रिस्पॉन्सिबल है, वो अगर स्ट्रॉन्गली बाउंडेड रहेगा तभी उसकी एनर्जी जो है ज़्यादा लगेगी ना, तो दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। 4th वाला तो एकदम अलग ही है, लूजली बाउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर लूज बाउंड है तो उसका एनर्जी ज़्यादा लगेगी क्या उसको निकालने के लिए? बिल्कुल नहीं। समझ में आ रहा है? ओके, सी नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड आयन O2 माइनस आयन जब तैयार होता है, रिक्वायर्ड, जब स्टार्टिंग में ऑक्सीजन एटम से वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो O-1 अनायन बनता है 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, उस वक्त प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। फिर वो एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके O2 माइनस आयन में कन्वर्ट होता है, तो दैट प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक। अब पूछ रहा है दिस इज बिकॉज, क्यों ऐसा होता है? 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के टाइम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो रहती है उसकी निगेटिव वैल्यू रहती है, एक्सोथर्मिक होती है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के टाइम उसको एनर्जी जो है देना पड़ता है, वो बाहर रिमूव करता है, तो एंडोथर्मिक हो जाती है। फिर
सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन जब वो एक्सेप्ट करता है तो एक्सोथर्मिक होती है, एनर्जी रिलीज करता है, और सेकेंड टाइम जब वो अनायन बनने जा रहा है विद चार्ज -2 तो उसको एनर्जी देनी पड़ती है, एंडोथर्मिक हो जाता है। ऐसा क्यों? ऑप्शन है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, इसीलिए क्या मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है? क्या ये फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है? नहीं, ऑक्सीजन हैज़ हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसके पास एफिनिटी बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन लेने की, इसीलिए। ओके, ऑक्सीजन आयन विल टेंड टू रेजिस्ट द एडिशन ऑफ अनदर, ऑक्सीजन माइनस आयन जब वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है विल टेंड टू रेजिस्ट, बहुत टाइम तक ऐसे ही रह सकता है द एडिशन ऑफ अनदर इलेक्ट्रॉन। ये वाला आंसर रहेगा। सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128। कंसिडरिंग द एलिमेंट को कंसिडर, जितने भी टाइप के मैं क्वेश्चन कराते जा रही हूँ, बाकी के जो मैं स्किप कर रही हूँ, जो छोड़ दे रही हूँ वो क्वेश्चंस, वो उसके ऑलमोस्ट रिलेटेड ही, समझ में आ रहा है आपको? कंसिडरिंग द एलिमेंट को कंसिडर करते हैं बेरियम, एक्सट्रीमली सॉरी, बोरॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। जब भी क्वेश्चन पढ़े ना तो ये दिमाग में ना एक रिलेशन लेकर चलते चले, बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है और पोटाशियम है, क्या रिलेशन हो सकता है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक आप अरेंज करें। आपको पता होना चाहिए मैग्नीशियम से पहले मैग्नीशियम आता है, फिर एल्यूमिनियम आता है, मैग्नीशियम से नीचे के कॉलम में आगे पोटेशियम आता है, बोरॉन। इसमें पूछा है सबसे ऑर्डर ऑफ देयर मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक, सबसे स्ट्रॉन्ग मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक कैसे रहेगी? आपको पता हो पोटेशियम फर्स्ट कॉलम में आता है, मैग्नीशियम सेकंड कॉलम में, एल्यूमिनियम उसके बाद के कॉलम में, बोरॉन उसके बाद के कॉलम में, तो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक जो है सबसे ज्यादा फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट में रहेगी, फिर सेकंड में। समझ में आ रहा है? आप लेफ्ट से राइट, as you go down the group metallic characteristic increases, as you go across the period metallic characteristic decreases। समझा? तो सबसे पहले पोटेशियम आता है तो उसकी सबसे ज्यादा रहेगी, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, देन नेक्स्ट बोरॉन। द फर्स्ट फोर्थ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, देखो इससे पहले मैंने क्वेश्चन ये कराया, ये आप लोग करेंगे। नेक्स्ट, the ionization energy and electron affinity of an element are electron affinity of an element. Its electronegativity on Pauling is electronegativity निकालना है 1/2 इसके दिया है, फॉर एग्जाम्पल x से ये प्लस xp, फर्स्ट की वैल्यू कितनी दी है 13 प्लस 3.8। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाउलिंग स्केल के हिसाब से 1/2 जो या फिर गिवन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट वो लेना है आपको, 1/2 डिवाइडेड बाय, क्या आंसर रहेगा बोले 16.8, ये क्या रहेगा 8.4 है, 8.4 है क्या आंसर? हाँ, इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन द पाउलिंग स्केल क्या रहेगी बता सकते हैं आप लोग? हाँ, पाउलिंग स्केल पर क्या रहेगी आप लोगों की? 8.4 बता रहे हैं, लेकिन ये लिस्ट में तो है ही नहीं। हाँ, ये तरीका है हाँ करने का, देख कर चलें। आंसर 3.5 रिस्पेक्टिवली, 4 2.8, दैट विल बी योर आंसर 3। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ फॉस्फोरस जब भी किसी एलिमेंट का आए ना, तो आपको अगर आप पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो आपके पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट का ध्यान में आना चाहिए कि ये है का एग्जैक्टली। और अगर दो एलिमेंट के बारे में बात हो रही है तो ये तो ध्यान में ही रहना चाहिए कि ये दोनों में रिलेशन क्या है, कौन किसके आगे आता है और कौन किसके पीछे एलिमेंट है, कौन से ग्रुप में आता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ फॉस्फोरस, सिलिकॉन फॉस्फोरस, एटॉमिक नंबर 15 is greater than that of the sulfur. सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर
एटॉमिक नंबर 15 है फॉस्फोरस का, पहले आता है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, वो बाद में आता है। समझ में आ रहा है? पूछ रहा है कि फॉस्फोरस की आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है ज़्यादा होती है सल्फर से, क्यों? आपको पता रहना चाहिए फॉस्फोरस का लास्ट इलेक्ट्रॉन जब इंटर होता है ना, तो जिस ऑर्बिटल में होता है ना, वो ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होता है। आपको पता रहना चाहिए अगर ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होता है या कंप्लीटली फिल्ड होता है तो उसको एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन। इसमें ऑप्शन पूछा है ऑफ इट्स स्मॉलर साइज, छोटी साइज होने की वजह से, ऑफ मोर पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ पी ऑर्बिटल, इट्स न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो सल्फर की और ज़्यादा रहेगी क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और बढ़ गया। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, देखे हैं ना आप, जब अगर फॉस्फोरस की बनाकर देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू द पी ऑर्बिटल, दैट इज p3। p की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है? 6 इलेक्ट्रॉन रखने की। अभी उसके पास 3 है, ये मतलब वो हाफ फिल्ड। तो हाफ फिल्ड प्रॉपर्टी जो रहती है वो ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है रिमूव करने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी, या अगर p6 होता जैसे नोबल गैस, उस वक्त भी इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा लगता, तो ये प्रॉपर्टी रहेगी। द कॉम्प्लेक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनमें से कौन है जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन निकालने की नहीं, इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी ज़्यादा है? समझ में? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आपने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वही है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आपने देखा है कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, ये चारों में बोला है कौन है जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा है? कार्बन। कौन से ग्रुप में आता है? ग्रुप 16। ग्रुप 16, अच्छा ग्रुप 16 में ऑक्सीजन आता है। फिर बोरॉन से स्टार्ट होता है पी ब्लॉक, ये सारे एलिमेंट क्या पी ब्लॉक के? हाँ पी ब्लॉक के। कार्बन ग्रुप 13 से स्टार्ट होता है ना अगर, तो ग्रुप 13 में बोरॉन आ जाता है, ग्रुप 14 में कार्बन आता है, मतलब कार्बन हम लोगों को पहला मिला। फिर ग्रुप 15 में नाइट्रोजन मिलता है। समझ में आ रहा है? सिलिकॉन किसके नीचे आता है? नाइट्रोजन के नीचे आता है क्या? सिलिकॉन उसके नेक्स्ट पीरियड में आता है। फॉस्फोरस भी उस सिलिकॉन के बाजू में ही रहता है। आपको पूछा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है किसकी सबसे ज़्यादा होगी, तो आपको बताती चलूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है एज यू गो डाउन द ग्रुप कम होती जाती है। और आपको कार्बन नाइट्रोजन एक पीरियड का दिया है, सिलिकॉन फॉस्फोरस उसके बाद वाले पीरियड का दिया है, मतलब सिलिकॉन फॉस्फोरस की तो बहुत कम रहेगी क्योंकि इनमें नंबर ऑफ शेल बढ़ जाती है। अब ऑप्शन आता है कार्बन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है 3 इलेक्ट्रॉन, कार्बन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है 4 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? तो एज यू गो अक्रॉस द पीरियड, तो इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेने की एबिलिटी किसके पास ज़्यादा होती जाएगी? जैसे जैसे आप जो है राइट साइड की तरफ चलेंगे। समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन, आपका ऑप्शन समझ में आ जाएगा, आंसर कौन सा है, समझे? नेक्स्ट, द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बेरिलियम एंड बोरॉन आर रिस्पेक्टिवली। आपको पता है बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, ये आप ऐसा जा रहे हैं अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं। अक्रॉस द पीरियड अगर आप जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है किसके बारे में बात कर रहा है? आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है इनमें क्या रेशियो रहेगा? 8.29 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे पहली बात तो बता दूं, बेरिलियम जो है उसके पास से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना एज कंपेयर टू बोरॉन बहुत डिफिकल्ट है। आप खुद सोचिए, 1s2 2s2 लास्ट शेल एस में, या मैं इसको बोल सकती हूँ ये कंप्लीटली फिल्ड है, स्टेबल है। बोरॉन 5, 1s2 2s2 2p1 ई में है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड है, वो निकालना इजी है। तो दोनों में से एनर्जी किसको ज़्यादा लगेगी? पीई को। है 8.29 पहले है, फिर 9.32 नहीं, हाइयर वैल्यू पहले रहेगी बाद में लोअर। 9.3 क्या दोनों की बराबर रहेगी? बिल्कुल नहीं, दोनों एक पहले की ज़्यादा रहेगी और दूसरे की कम। तो 9.32 और 8.29 विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 170। लूथर मेयर का कर्व बनाया है। द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स वरी विद एटॉमिक नंबर। सेकेंड पीरियड एलिमेंट मतलब मैं हाइड्रोजन हीलियम फर्स्ट पीरियड में आ गया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सब के बारे में बात हो रहा है। ऐसा कर्व बनाया है सॉरी
F G। अब इसमें ना ऑप्शन में दिया है बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बोरॉन। अब आप देखें, आपने लिस्ट में आप इसको बेरिलियम अगर समझ कर चल रहे हैं, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? सेकेंड पीरियड स्टार्ट हो रहा है, लिथियम से नहीं किया है इसमें, या फिर मैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, और इसमें पूछ रहा है बी और ई की जगह पर कौन है, बी और ई की जगह पर कौन है। सेकेंड पीरियड स्टार्ट होता है लिथियम से, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, मतलब नोबेल गैस दिया हुई है। तो मेरे बी पर कौन आया? बेरिलियम। बी पर कौन आया? नाइट्रोजन। है ऑप्शन? हाँ, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 178 देखिए, लास्ट क्लास के क्वेश्चन है। द सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? स्मॉलर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जरूरी नहीं है, ज़्यादा भी हो सकती है ना। सोडियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत कम होती है, लेकिन वही उसके बाद के जो शेल में, सेकेंड शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना पी के पास 6 रहता है, बहुत मुश्किल होता है। ऑलमोस्ट इक्वल टू द फर्स्ट आयोनाइजेशन, नॉट पॉसिबल, मैंने अभी बताया, ज़्यादा होती है। स्मॉलर देन द थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सही है। थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी से की एनर्जी क्या हो जाती है? कम होती है। अंडरस्टूड? थैंक यू सो मच सर। स्टॉप कीजिए, टाइम